अब चैनल पे आज हम चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जो क्लास 10th के अंदर बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर को कंप्लीट करने में कम से कम 6-7 वीडियोस लगेंगी। तो शुरुआत, जैसे ये नोट्स सिर्फ हेल्प के लिए हैं, शुरुआत हम करेंगे कि चैप्टर कहाँ से शुरू हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, तो क्वेश्चन जैसे बनेगा कि डिफ़ाइन व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी या डिफ़ाइन इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि करंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो करंट एक्चुअल में क्या होता है? करंट इज़ डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे उसका, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो इसमें I क्या है? I करंट है, Q क्या है? चार्ज है, T क्या है? टाइम है। तो Q अपॉन टी, अपॉन का मतलब होता है पर यूनिट, T नीचे है तो टाइम। तो डेफिनेशन रटनी नहीं है, खुद बनानी है। और ये जैसे स्पीड का होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो वैसे ही द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो ये क्लियर हो गया कि करंट क्या होता है। तो इसको इसी तरीके से याद करना है, समझना है और फिर लिखना है। यानी कि पहले फॉर्मूला लिखना है और फिर वो, तो कौन सा अक्षर किसको डिनोट करता है, इसके वन वर्ड्स पे मल्टीपर्पज़ क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। तो अब इसमें पता होना चाहिए कि आई करंट है। तो अब इसको करंट को नापते किससे? एसआई यूनिट क्या है उसकी? तो एम्पियर। जैसे वजन वगैरह को नापते हैं केजी में, लेंथ वगैरह को मीटर सेंटीमीटर वगैरह, तो वैसे ही एसआई यूनिट होती है करंट की, वो होती है एम्पियर। AMPERE। अब कोई जैसे बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर होता है, तो वैसे ही करंट को नापने के लिए भी कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, तो उसका नाम है एममीटर। ये सब कोई भी टॉपिक जैसे शुरू होता है तो उसका पूरा मेरा मकसद है कि उसके सब्जेक्ट से रिलेट करें, उसको समझें। मगअप करने की जगह उसको समझेंगे तो ये याद रखने में आसानी रहेगी और आजीवन याद रहेंगी ये चीज़ें। तो अब करंट जो है, करंट जो होता है उसको जिस चीज़ में से फ्लो होता है, तो बचपन में पढ़ा है, वो कंडक्टर होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसमें करंट आसानी से पास हो जाता है वो कंडक्टर्स होते हैं। जैसे कि कोई भी सारे मेटल्स, मोस्टली आयरन, स्टील, कॉपर। अब इसमें पता होना चाहिए, मेटल नॉन मेटल में पढ़ा था, बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है। उनको भी रिवाइज साथ में करते रहो, लेकिन मोस्टली कॉपर यूज़ होता है। तो कॉपर भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसे ही जिसमें से पास नहीं होता उन्हें बैड कंडक्टर या इंसुलेटर बोलते हैं, जिसका एग्जांपल वुड है। तो वुड में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जैसे हम चलते हैं तो फ्रिक्शन ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा फ्रिक्शन हो मशीन्स वगैरह में तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी वगैरह होता है। तो इसलिए अगर पुराना कोई मकान वगैरह है, उसमें दरवाजे पुराने हो गए, उसमें तेल वगैरह डालते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए, या कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर डालते हैं फ्रिक्शन कम हो जाए। तो ज़्यादा केला के छिलके के ऊपर पाँव पड़ जाता है, फिसल जाता है, तो फ्रिक्शन कम हो जाती है और आदमी फिसल जाता है। तो फ्रिक्शन बहुत एविल भी है और उसके एडवांटेज भी है। फ्रेंड एंड फो, जो क्वेश्चन था 7th या 8th क्लास में। तो वैसे इलेक्ट्रिसिटी को जो रोकता है करंट को, तो उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, एक तो हो गया करंट, तो करंट को जो रोकेगा यानी रेजिस्ट करेगा, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी? तो रेजिस्टेंस की अपनी डेफिनेशन बनाओ, द प्रॉपर्टी बाय विच इट ओपोजेस, यानी ऑब्जेक्ट ओपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, या रेजिस्टेंस ओपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, सिंपल। तो करंट की एसआई यूनिट एम्पियर थी, तो रेजिस्टेंस की ओम होती है। तो ओम उस साइंटिस्ट का नाम है जिसके आधार पर ओम्स लॉ बना। तो ओम्स लॉ असल में क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आप लोगों ने खंबे वंबे पे देखा होगा, लिखा होता है डेंजर 440 वोल्ट्स, इतना वोल्ट्स। तो जितना ज़्यादा वोल्ट उतना ज़्यादा करंट। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इसकी डेफिनेशन जब बनेगी, एनसीईआरटी में भी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी कंडीशंस है वो कांस्टेंट रहें, तो द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर या पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट, जो भी है। तो ये ओम्स लॉ की डेफिनेशन होगी। इसका फॉर्मूला हो गया V इक्वल टू आई आर।
रटने के लिए जो कोई बच्चे रटते हैं तो V इक्वल टू आई ईयर से याद रख लें कि आई आर, वेयर V इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। तो अब जैसे उसमें एम मीटर से नापते थे तो पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से नापेंगे। किससे नापेंगे? वोल्ट मीटर से। तो आर रेजिस्टेंस है, आई करंट है, सबको पता है। तो ये भी साथ ही के साथ समझते हुए चलना। अब जो ये रेजिस्टेंस है, क्वेश्चन जो आता है मोस्टली कि ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस डिपेंड। तो रेजिस्टेंस जो है कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला, कई एनसीईआरटी की बुक्स में या कई बुक्स में नहीं दिए हुए, सिर्फ पॉइंट्स में नहीं दिए हुए। तो उसको पहले हमको हमेशा फर्स्ट लिखना है नेचर ऑफ मटेरियल, यानी जितना ज़्यादा गुड कंडक्टर होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, तभी तो करंट फ्लो हो रहा है। और बैड कंडक्टर होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी कि सिंपल याद रखने के लिए आयरन के अंदर से करंट तुरंत पास होगा तो रेजिस्टेंस कम है, और लकड़ी में से पास ही नहीं होगा तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो समझ के याद रखना है। ऐसे ही तो फिर दूसरा पॉइंट होगा इसका, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो प्रोपोर्शनल का निशान बनाओगे और एल लिख दोगे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो उसको समझाएंगे कैसे? इफ़ लेंथ इंक्रीजेज रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। और लेंथ अगर डिक्रीज होती है एंड वाइज वर्सा कर दोगे सीधा, यानी कि अगर लेंथ डिक्रीज होएगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। अब तीसरा पॉइंट बनता है रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब इन्वर्सली का क्या मतलब है? 1/A। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी एरिया अगर घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो कोई भी चीज़ किसी भी फॉर्मूले के अंदर अगर अपॉन में होगी तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी अगर वो बढ़ेगी तो वो घटेगा। तो अपॉन क्यों डिवाइड करते हैं किसी चीज़ को तो नंबर छोटा होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर बड़ा होता है। तो फिज़िक्स और मैथ्स इसलिए एक दूसरे से लिंक भी है। तो यहाँ तक डाउट्स क्लियर होंगे सबके। तो अब ये रेजिस्टिविटी कहाँ से आ गई? तीन चीज़ें होगी। ये तो फैक्टर्स डिपेंड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लें। इसमें अगर नीचे आएगा नोट्स के अंदर तो उधर से आप आंसर याद कर लें। बाकी ये नोट्स जो है काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी। अब ये रेजिस्टिविटी का जैसा पहला क्वेश्चन है, डिफाइन रेजिस्टिविटी। तो इसकी डेफिनेशन जो है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट मतलब होता है वन, एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन, इसका मतलब भी वन क्रॉस सेक्शन एरिया है, इज नॉन एज रेजिस्टिविटी। तो जब हम फॉर्मूला बनाएंगे, वो जो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, तो एल वन जर एल, तो आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L/A आ गया। तो इन्वर्सली जो प्रोपोर्शनल का निशान है उसको, क्योंकि हम प्रोपोर्शनल तो लिखते नहीं है मैथ्स में, इक्वल टू लगाएंगे तो वहाँ पे आर इक्वल टू म्यू L/A। म्यू जो निशान है वो ई टाइप का नीचे की साइड होता है, ई में पूरा ई ऐसे होता है, ई वो नीचे की साइड है, ई थोड़ा सा नीचे की साइड बनाना है, L/A। तो वो जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है। तो मैथ्स में जो डिवाइड वाला होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इधर हो जाएगा R इंटू ए, और लेंथ ऊपर थी वो नीचे आ जाएगी, तो R इंटू A/L इक्वल टू म्यू हो जाएगा, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। अब करंट की SI यूनिट एम्पियर थी, रेजिस्टेंस की ओम थी, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट्स थी, VOLTS। वैसे ही स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की भी होनी चाहिए, नहीं तो भेदभाव हो जाएगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की बनेगी ओम मीटर। जो फॉर्मूला लिखा है उसी से आपकी निकल जाएगी। उसमें रेजिस्टेंस की लिखो, एरिया की लिखो, लेंथ की लिखो। तो एरिया मीटर स्क्वायर होता है, एम से एम कट गया, ऊपर बचा ओम मीटर। इसको रो भी बोलते हैं, रो, RHO। तो ये आपका रेजिस्टिविटी तक हो गया। फिर इसमें न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें सीरीज़ में रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं, पैरेलल में लगा सकते हैं, उस हिसाब से होता है कि बल्ब्स वगैरह एक साथ लगे हुए हैं। इसमें फिर वो आएगा कि दिवाली वगैरह पे बल्ब्स वगैरह, उसको नीचे देखेंगे। अब ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। तो एक्चुअल में जूल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि भाई इस इलेक्ट्रिसिटी से तो हीट भी जनरेट हो सकती है। तो इसका अगर पूछे एप्लीकेशन, हीटर में एप्लीकेशन है, गीज़र के अंदर एप्लीकेशन है, क्योंकि करंट को हीट एनर्जी में कन्वर्ट, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो हीट में कैसे कन्वर्ट होती है, इसका क्या रिलेशन है? तो इसका फॉर्मूला H या E यानी हीट एनर्जी इक्वल टू I²RT बनता है। तो हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट, स्क्वायर ऑफ करंट के, तो स्क्वायर ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टर। रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि R I²R,
आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन रेजिस्टर। टी तो टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि टी भी ऊपर ही है फॉर्मूले में, हीट एनर्जी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। तो मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला हुआ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज गिवन बाय हीट एनर्जी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब इसमें क्वेश्चन पूछा वाई द कॉर्ड ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट डज नॉट ग्लो। अब हीटर की को देखा होगा उसमें लाल लाल हो जाती हैं, यानी उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, करंट को पास नहीं होने दे रही, तो वो इतना ज़्यादा गर्म हो गई कि वो लाल लाल हो गई। तो इसमें यही पूछा है कि कॉर्ड ऑफ हीटिंग एलिमेंट तो चमकती नहीं है, लेकिन हीटिंग एलिमेंट जो होता है एक्चुअल में वो ग्लो करता है। ऐसा क्यों? तो भाई वो इसलिए होता है कि जो हीटिंग एलिमेंट, कॉर्ड ऑफ हीटिंग एलिमेंट है, उसके अंदर रेजिस्टेंस जो है हीटिंग एलिमेंट के कंपैरिजन में कम है। हीटिंग एलिमेंट में यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो लाल लाल चमकने लग जाएगा। जैसे लिखा हुआ है एज द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज़ हायर देन द कॉर्ड्स के मुकाबले द पावर डिसिपेशन ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज़ ग्रेटर। तो पावर भी ज़्यादा हो रही है तो इसके कारण वो ग्लो करता है, एंड इट ग्लोज। तो इसलिए उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए उस तार का, नहीं तो पिघल ही जाएगी। कॉमर्शियल यूनिट की बात, 1 किलोवाट घंटा, ये 9th क्लास के अंदर इसकी डेरिवेशन थी। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। अब कई लोग वाट वूट देख के इसको सोचते हैं कि ये पावर की यूनिट है। पावर की यूनिट नहीं है, ये कॉमर्शियल यूनिट है एनर्जी की। क्यों? क्योंकि इसका रिलेशन जूल से है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। कॉमर्शियल यूनिट कभी भी बिजली का बिल वगैरह अपना उठा के देखना, उसमें घंटा लिखा होता है, किलोवाट घंटे के अंदर होता है। और जो घर में एसी वेसी लगा होता है उसका कनेक्शन जो होता है वो भी किलोवाट घंटे के हिसाब से होता है, कितने वाट का कनेक्शन है क्या है। ये न्यूमेरिकल्स आप जो हैं ये बाद में प्रैक्टिस करेंगे इसकी, जब मैं सीरीज़ और पैरेलल वाली वीडियो बना दूंगा। ये क्वेश्चन 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद करें। और उसका रिलेशनशिप जो नीचे वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर, ये मैंने करवा दिया है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसकी वाला इंपॉर्टेंट है, यानी कि 9th और 10th में वही है जो फैक्टर्स बताए थे कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। लेकिन हम क्या लिखते हैं, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर या नेचर और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, वो सब नंबर 1, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये 9th और 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। ये न्यूमेरिकल्स वगैरह सीरीज़ और पैरेलल का जब मैं करवा दूंगा तो वहाँ से आपको करना है। ये 5th की डेफिनेशन इंपॉर्टेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन मैंने आपको नहीं बताई थी तो उसको देखें आप, ये एनसीईआरटी की भी याद कर सकते हैं, नहीं तो V=W/Q इसका फॉर्मूला होता है। तो यानी कि अगर किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से उठाकर दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं तो काम हो रहा है। जैसे कोई कुली है, बाहर से सामान उठाया उधर ही खड़ा है तो काम नहीं हो रहा, लेकिन उधर से सामान उठा के वो तुम्हारी कार तक या कहीं तक लेके जाएगा तो उसको तुम पे करोगे क्योंकि उसने काम किया। तो वैसे ही किसी भी पॉइंट से चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक या बी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक, जो भी पॉइंट है, या फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर जब लेके जाते हैं तो वर्क डन होता है, तो उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अपनी बना सकते हो आप कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसकी एसआई यूनिट वोल्ट है। अगर इंस्ट्रूमेंट पूछे तो वोल्ट मीटर इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है। ओम्स लॉ मैंने आपको बता ही दिया है, उसको करना है। यानी कि आपको इसके अंदर 17 क्वेश्चन तक करना है। अब हम जो करेंगे वो सीरीज़ और पैरेलल की डेरिवेशन से इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है उसकी अगली वीडियो बनाएंगे, उसमें से आपको और ज़्यादा पता चलेगा इस चैप्टर के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो और समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक पहुँचाएँ, क्योंकि मैं सिर्फ इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे हिंदी में भी वीक हैं उनको भी ये चैप्टर पूरा समझ में आए उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। अब 60 डेज़ चैलेंज लेना है आपको, और साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के अंदर मोर देन 90 स्कोर करना है सब बच्चों को जो ये मेरी वीडियोस देखेंगे। बाकी मेरे स्टूडेंट्स के तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, जो ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। धन्यवाद आप लोगों का समय देखने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।